हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि जितनी भी आपको मैट्रिसेस दे रखी है, इनमें हर एक पार्ट के लिए एक्स वाई जी की वैल्यू आपको बतानी है। करते ज़रा कोशिश, देखिएगा ज़रा। पहला पार्ट लिया मैंने और पहले पार्ट में लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है और एक ये दूसरी मैट्रिक्स है। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी दोनों मैट्रिक्स के बीच में इज इक्वल्स टू आ जाए, इसका मतलब साफ होता है कि जो भी हमारी पहली मैट्रिक्स दे रखी है और जो भी हमारी दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम रहेगा और साथ ही साथ इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब साफ है, अगर बीच में इज इक्वल्स टू आया हुआ है तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है। साथ साथ इसका जो a11 है वो इसके a11 के बराबर है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। ऐसे इसका a12 जो है वो इसके a12 के बराबर, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे इसका a21 इसके a21 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। डेट्स ऑल। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? बट ध्यान रखने वाली बात केवल एक ही है कि जब भी मैट्रिसेस को बराबर देगा वो, तो मैट्रिसेस में ऑर्डर भी बिल्कुल सेम रहेगा और साथ ही साथ हमारे जो भी एलिमेंट्स है वो हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के रेस्पेक्टिव एलिमेंट के बराबर हमेशा रहेगा। ये बात ध्यान रखकर चलनी है। आगे आते जरा इसका बी पार्ट। बी पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये लिखा हुआ है पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स। देखिए बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। ये पहला एलिमेंट एक्स प्लस वाई, ये 2, ये 5 प्लस जेड और यहाँ पर एक्स वाई। ये दिया हुआ है 6 2 और यहाँ पर 5 और 8। अगर दोनों मैट्रिक्स के बीच में इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है, इसका ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 रहेगा। ये बात समझ आ गई। और साथ ही साथ इसका जो पहला एलिमेंट है यानी कि a11 है वो इसके a11 के बराबर, इसका a12 के बराबर है, इसका a13 इसके a13 के बराबर, इसका a22 इसके a22 के बराबर, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना आया 8। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका a11 के बराबर, a12 के बराबर, a21 के बराबर और a22 के बराबर। ऐसे करते हमारी 3 इक्वेशन बन गई है और बस इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमारे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। करते ज़रा कोशिश, देखिएगा। यहाँ से सबसे पहले आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 - 5 दैट इज 0। अब आपके पास देखिए एक ये इक्वेशन बची हुई है और एक ये इक्वेशन बची हुई है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में कि जब भी हमारे को 2 इक्वेशन दे दे और साथ साथ 2 ही वेरिएबल दे दे तो 3 मेथड्स की हेल्प से मेनली हम क्या कर सकते हैं, उन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा था ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उन्हीं मेथड की हेल्प से हमारे को यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। क्लियर है यहाँ तक बात? करते जरा देखिए। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ 8/y और इसको क्या लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे तो क्या बन जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा 8/y प्लस का y इज इक्वल टू 6। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए करना कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो बस इन दोनों के प्रोडक्ट यहाँ करवा दो, इसकी यहाँ करवा दो और इसकी प्रोडक्ट यहाँ करवा दो। सो सिंपल। क्लियर होगी बात नहीं? ये तभी करना है जब आपको लगे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट थे तो इन दोनों की प्रोडक्ट तो नीचे आ गई, इसकी प्रोडक्ट यहाँ हो गई और इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर हो गई। इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि ये बन गया हमारा, यहाँ पर कर लेते ज़रा, ये बन गया हमारा 8 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई 6 के साथ मल्टीप्लाई में गया और साथ साथ ये 6y इधर आ गया तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर कितनी दी हुई है 2। और जब भी हमारे को डिग्री 2 दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं और उसी में से एक तरीका आपने सीखा होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। करते ज़रा कोशिश। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए 8 1 ज़ा 8। अब आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराकर तो 8 ही आए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए 6। तो अगर मैं यहाँ पर 4 और 2 को लेता हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई 8 भी आता है और दोनों को ऐड करने पर 6 भी आता है। यानी कि इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आया y, अंदर बचा y माइनस का 4। इन दोनों में से कॉमन आया माइनस का 2, अंदर बचा y माइनस 4 बराबर का 0। तो इन दोनों में से दोबारा कॉमन आया y माइनस का 4, अंदर बचा y माइनस का 2 और बराबर में 0।
ये एक बार 0 के बराबर में, तो यानी कि y बराबर 4 हो सकता है। एक बार ये 0 के बराबर में, यानी कि y हमारा 2 हो सकता है। क्लियर होगी बात नहीं? तो यानी कि यहाँ पर y की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है? 2। अगर y की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो साफ सी बात है x की भी कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? 2। रख दो जरा, क्या लिखूंगा? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 4 डालता हूँ तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी? 2। और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 डालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4। लो भाई, x की वैल्यू भी आ गई हमारी यहाँ पर, y की वैल्यू भी आ गई हमारी यहाँ पर, और हमारी z की वैल्यू तो पहले आ चुकी थी। क्लियर होगी बात नहीं? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी पार्ट। क्या लिखा हुआ है जरा समझिएगा। कह रहे एक मैट्रिक्स है, वो दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है और इसका पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर x, y और z तीन अलग अलग एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है इन तीनों के बीच में एडिशन लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि तीनों के तीनों हमारा एक ही एलिमेंट बना रहे हैं। ऐसे नीचे दिया हुआ है x प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3। 3 तो रो है और पूरी की पूरी एक कॉलम है। और यहाँ पर दिया हुआ है 9 5 और 7, तो 3 रो है एक कॉलम है। जब भी आपको इक्वल्स टू में दिया हुआ तो आपको बताया ही अभी कि ऑर्डर भी सेम रहेगा, साथ साथ हर एक एलिमेंट रेस्पेक्टिव एलिमेंट के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर कर देता हूँ, इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर रहेगा? 9 के। ऐसे यहाँ पर x प्लस जेड किसके बराबर रहेगा? 5 के। ऐसी y प्लस जेड किसके बराबर रहेगा? यहाँ पर 7 के। अब बस इन्हीं तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x, y और z की वैल्यू निकाल कर लानी है। चलिए कोशिश करते देखिएगा। अगर मैं इस x प्लस जेड की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो उम्मीद है y की वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस जेड की जगह मैंने रख दिया 5 प्लस y बराबर 9, तो y कितना आ गया? 4। अगर y 4 आ गया और इसको मैं इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये बन जाएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और इस z और इस y की वैल्यू, या एक काम करो, इस z की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो निकल जाएगी x की। करो ज़रा, तो ये बन जाएगा x प्लस का 3 बराबर 5 और x बराबर कितना? 2। मतलब सिर्फ इतना सही है, इन तीनों इक्वेशंस में आप किसी को भी कहीं पर भी सब्सटीट्यूट करके केवल और केवल x, y, z की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकाल कर लानी है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6।